इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ आपकी कराई जा रही है, उसमें से आज पहला सेक्शन हमारा जो है वो पॉलिटी का है। एनवायरनमेंट के मैंने 2 सेशन जो है इसमें अपलोड कर दिए हैं और आज ये तीसरा जो सेशन है वो है आपका पॉलिटी का। तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऑप्शंस को राइट करना है, सही करना है, चूज़ करना है आपको। तो पहला नंबर है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। गलत हो जाएगा आपका, 20 भाग नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, नहीं 395 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग, यानी कि कुल कितने 22 हमारे भाग हैं? 22 भाग हैं। और गणना के अनुसार कुल 25 हैं। ठीक है, यानी कि कुल भाग अगर पूछेगा तो आप 22 बताएंगे। ठीक, और क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद जो कितने हैं टोटल, वो हैं 395 अनुच्छेद और गणना के अनुसार लगभग 465 है। मतलब कुछ इसमें एड ऑन और किए गए हैं, बट जो मूल संविधान में है, मूल संविधान में आपके टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। और टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं आपके रियल संविधान में। ठीक, तो फिर है कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान जो था, ठीक, 22 भाग, 395 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और इसके साथ साथ में 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, तथा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रमशः पहले 52वें यानी कि 52, फिर 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि 10वीं 11वीं और 12वीं, यानी कि 10वीं को 52वें संविधान संशोधन, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि पहली अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। दूसरी अनुसूची जो है आपके संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करता है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें से पहली अनुसूची अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना होगा? तो इसका जो राइट है आंसर हो जाएगा वो पहला। देखो ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया ही है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र में अगर विस्तार करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन नीचे पूछ रहा था। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ दे रहा हूँ। जो अनुसूचियाँ हैं उसको आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये जो तृतीय अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में है, मैंने बताया आपको। चौथी अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये भी मैंने बता दिया। 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, तो ये 7वीं अनुसूची में शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आपके पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछता रहता है अक्सर। इसके अलावा इसमें से फिर जो 6ठी अनुसूची है वो क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के से संबंधित है। ठीक है, उनके बारे में विशेष उपबंध बनाता है 6वां अनुसूची। फिर 8म भाषा मैंने बता दिया। 9वीं अनुसूची भी भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है और इस पर 9वीं अनुसूची में विशेष अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को, यानी कि जो वर्तमान सरकार होती है जो कार्य कर रही होती है। ठीक, इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है ये देखो मैंने नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, कि 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके, क्या 5वीं अनुसूची क्या कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अन्य राज्यों के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में जो है प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है 5वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है आपसे अक्षर परीक्षा में। आइए इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग करते रहिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, ये वाला पॉइंट।
तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो अब ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है, ये भी इसके पास अधिकार होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक, या सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है, यानी कि क्या क्या कर सकता है? ये जो राष्ट्रपति है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। इसके अलावा उनकी सीमाओं में क्या कर सकता है? परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। 5वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ राज्य हैं जिनको राज्य का विशेष उसका दर्जा दिया गया है। तो यह लिखा कि 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे विनिमय द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने, ऐसे क्षेत्रों की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनिमय कर सकने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अतः किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इसमें जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने की रोक लगेगी। तो विशिष्ट अधिकार जो है यहाँ पर जनजातियों को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तो यह है आपका राइट आंसर क्या? बी, यानी कि 5वीं अनुसूची, जिसको भी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर। संविधान की 5वीं, अब देखिए ध्यान रखिएगा इसको, कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में, यानी कि जो ये आपके जो राज्य दिए हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसके बारे में आपकी 6ठी अनुसूची में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, 6ठी अनुसूची देखो, मैंने इसको नोट कर रखा है कि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, अब है कि संवैधानिक स्थिति के बारे में दिया है कि भारतीय गणतंत्र की यानी कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, उस समय क्या था? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तात्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के तहत जोड़े गए थे। तो दरअसल यही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये प्रश्न पूछ लेता है, बताइए कौन सा इसमें नए शब्द जोड़े गए थे बाद में? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। इसके अलावा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है, संविधान की आत्मा कौन है? आपका उद्देशिका, ठीक, ये इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री, अब ध्यान रखिएगा इस पूरे पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री किसे? उद्देशिका को। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री, सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर हो तो शरीर प्रस्तावना, माफ़ कीजिएगा, कि सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये भी पूछ लेता है कि किसने लिखा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी.आर. अम्बेडकर, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा।
किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेरुबारी में कहा कि क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का संविधान का हिस्सा नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्या है। बेरुबारी यूनियन के बाद यानी कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देश्य को यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। तो दरअसल जो आपका जो ये वाद है ना, केशवानंद भारती वाला केस, ठीक है, ये तो पूछा था कि कब ये वो चल रहा था, तो 1973 में। और इसमें क्या निर्णय दिया गया था, इसमें निर्णय दिया गया था कि उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना आपके संविधान का भाग है। ध्यान रखिएगा इसको। फिर वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा था, तो वही है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ जाते हैं। ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, बाकी आज ये जस्ट डेमो था पॉलिटी का, बाकी डिटेल में कल हम कराएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।